चलिए आज साहित्य जगत की सबसे गहरी, उलझी हुई और शायद सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक की गहराइयों में उतरते हैं। बात हो रही है अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज की। ये सिर्फ कोई आम रोमांस नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों का एक बेहद खूबसूरत और जटिल ताना बाना है, जिसे आज हम इस खास पेशकश में बारीकी से समझेंगे। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, किस तरह, पता नहीं। अमृता जी के ये अमर शब्द सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस प्यार की मुनादी हैं जो हर सामाजिक बंधन, यहाँ तक कि मौत की सदियों को भी पार कर जाता है। यहीं से उस रिश्ते की नींव पड़ती है जिसने प्यार की हर पुरानी रिवायत को तोड़कर रख दिया। भाग 1। अमृता प्रीतम, एक विद्रोही कवयित्री। अगर हम उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1919 में उनका जन्म हुआ, फिर महज 16 साल की उम्र में 1935 में शादी, 1944 में प्रीतनगर में साहिर से वो ऐतिहासिक मुलाकात, और फिर 1958 में इमरोज की एंट्री। ये महज कुछ साल नहीं है, बल्कि ये वो अहम पड़ाव हैं जिन्होंने अमृता जी के जज्बात को एक नया आकार दिया। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं, सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। उसके बाद एक ऐसी शादी हुई जिससे वो कभी खुश नहीं रहीं। इन शुरुआती सामाजिक बंधनों और एक गहरे अकेलेपन ने ही उनके भीतर आज़ादी और एक सच्चे बेबाक बौद्धिक प्यार की वो चिंगारी सुलगाई जो बिल्कुल अपरंपरागत थी। भाग 2, साहिर और खामोश मोहब्बत। इस तस्वीर को देखिए, दोनों की नजरें झुकी हुई हैं। इनका रिश्ता कुछ ऐसा ही था, जहां संवाद लगभग पूरी तरह से एक भारी खामोशी के जरिए होता था। अमृता जी ने खुद माना था कि वो नहीं जानती थीं कि ये साहिर के शब्दों का जादू था या उनकी खामोश निगाहें, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में आ चुकी थीं। हमारे बीच 2 बाधाएं थीं, एक खामोशी की जो हमेशा रही, और दूसरी भाषा की। अमृता पंजाबी में लिखती थीं और साहिर उर्दू में। लेकिन सच कहूं तो असली रुकावट कोई भाषा नहीं थी। दरअसल साहिर को किसी भी रिश्ते में पूरी तरह बंधने से एक अजीब सा डर लगता था। वो मानते थे कि महान प्रेम को हमेशा अधूरा ही रहना चाहिए। ये अधूरा प्यार एक अजीब सी तड़प से भरा था। मीलों की दूरी के बावजूद गहरे और गुप्त प्रेम पत्रों का सिलसिला चलता था। लेकिन सबसे भावुक किस्सा सिगरेट का है। मुलाकात के बाद साहिर जो आधी पी हुई सिगरेट एस्ट्रे में छोड़ जाते, अमृता उन टुकड़ों को अपने होठों से लगाती और पीती थीं, महज साहिर के अदृश्य स्पर्श को महसूस करने के लिए। सोचिए, प्यार में दीवानगी का ये क्या आलम रहा होगा। भाग 3, इमरोज, एक निस्वार्थ कैनवस। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ साहिर थे, एक दूर की परछाई जिनका प्यार सिर्फ खतों और कविताओं में जिंदा था, और दूसरी तरफ थे इमरोज। इमरोज एक ठोस हकीकत थे, एक ऐसा प्यार जो हर पल मौजूद था, जो सक्रिय था और जिसमें कोई शर्त नहीं थी। जहां साहिर एक भ्रम की तरह थे, वहीं इमरोज एक महफूज ठिकाने की तरह उनकी जिंदगी में आए। इमरोज पेशे से एक बेहतरीन चित्रकार थे और उम्र में अमृता से 7 साल छोटे भी, लेकिन उनके प्यार में कोई दिखावा या कब्जा जमाने की होड़ नहीं थी। वो रोज अमृता को अपनी साइकिल पर और बाद में स्कूटर पर काम पर छोड़ने जाते थे। रात में जब अमृता लिखती थीं तो इमरोज उठकर उनके लिए चाय बनाते थे। इसी कोमल और सच्ची देखभाल ने अमृता को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से खिलने का मौका दिया। अब एक बहुत ही मार्मिक किस्सा सुनिए। जब भी अमृता इमरोज के स्कूटर पर पीछे बैठकर सफर करती थीं, तो अनजाने में ही सही वो अपनी उंगली से इमरोज की पीठ पर साहिर का नाम लिखती रहती थीं। जरा सोचिए, लेकिन इमरोज ने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। उनके दिल में किसी तरह की कोई जलन या अहंकार था ही नहीं। जब इमरोज से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, जिसने अमृता से प्यार किया वो मुझे भी प्यारा है। क्या बात है! ये एक वाक्य इमरोज के मन की असीम गहराई और उनकी स्वीकृति को पूरी तरह बयान कर देता है। उन्होंने अमृता के वजूद को, उनके अतीत और साहिर के लिए उनके प्यार को बिना किसी शर्त के अपना लिया था। भाग 4, 3 रूहें, एक अमर कहानी। इमरोज का प्यार कितना निस्वार्थ था, इसे इस बात से समझिए। जब इमरोज को बॉम्बे में फिल्म निर्माता गुरु दत्त की तरफ से एक बहुत ही शानदार नौकरी का ऑफर मिला, हाँ वही बॉम्बे जहां साहिर रहते थे, तो अमृता अंदर से घबरा गईं। इमरोज को अमृता के इस गहरे आघात का तुरंत एहसास हो गया। वो बॉम्बे गए जरूर, लेकिन सिर्फ 3 दिन में वो बेहतरीन नौकरी और वो शहर छोड़कर वापस लौट आए, सिर्फ इसलिए ताकि अमृता को फिर कभी छोड़े जाने का डर न सताए।
सच तो यह है कि दोनों ही पुरुषों ने अमृता को अपने अपने तरीके से बेहद प्यार किया। साहिर उनकी कला और कविताओं की एक दुखद लेकिन अमर प्रेरणा बन गए। वहीं इमरोज ने उन्हें वो सुरक्षित पनाहगाह दी जिसके लिए वो तरस रही थीं। दिल्ली के हौस खास का उनका वो K25 बंगला उस दौर के कलाकारों और लेखकों के लिए एक महान सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र बन गया था। मैं खुद को तुम्हारे कैनवस पर उतार दूंगी, मुझे नहीं पता कैसे और कहां, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। साल 2005 में अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अमृता ने इमरोज के इस उम्र भर के समर्पण को अपनी मशहूर कविता मैं तैनू फिर मिलांगी के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कविता इस बात का सबूत है कि अंततः इमरोज का वो खामोश और अथाह प्यार ही अमृता की सबसे बड़ी हकीकत बन गया था। तो इस पूरी दास्तां को जानने के बाद जहन में एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है, आज की इस तेज तरार दुनिया में क्या ऐसा प्यार जो बिना किसी शर्त के हो, जिसमें अहंकार या कब्जा करने की कोई चाह न हो, सच में कहीं मौजूद है? इस अविश्वसनीय कहानी की गहराई को साझा करने वाली इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।